अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। तो जनाब सबसे पहले बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम की, क्योंकि मौसम हो रहा है खूबसूरत और थोड़ा सा औसम भी, सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त बारिश की वजह से ठंडा ठंडा और मजे का जो एहसास है ना, वो अब सभी लोग महसूस कर रहे हैं। वो जो खुश्क सर्दी का मोमेंटम था ना, वो माशाल्लाह टूट चुका है और अब हम ये देख रहे हैं कि लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर भी एक थोड़ी सी वाइब्रेंट फील आना शुरू आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी है। और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों से तो रिपोर्ट ये भी हो रहा है कि वहां पर भी यालाबारी हुई है। कुछ ऐसे मनाजिर, कुछ ऐसी वीडियोज मंजर यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं। और बच्चों के लिए जो एक सबसे बड़ी मुश्किल थी स्कूल जाने के हवाले से, जो सुबह सुबह उठ के उन्हें इतनी सख्त सर्दी में स्कूल जाना पड़ा था, उस सख्त सर्दी को भी हम देख रहे हैं कि वो कम हो चुकी है, क्योंकि बारिश हुई है, उससे मौसम बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो चुका है। एग्जैक्टली, एंड वी जस्ट होप कि आगे चलकर चूंकि इलेक्शंस हैं तब भी मौसम थोड़ा सा खुशगवार रहे, ताकि लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने में आसानी रहे, क्योंकि इंतखाबात का जो वक्त है वो बहुत ही करीब और गालिबन 8 रोज बाकी रह गए हैं। ऐसा ही है, बाकी रह गए और इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं ताकि अपना वोट कास्ट करने में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान हमें ये कहते दिखाई दिए थे कि बहुत से इलाकों में शदीद सर्दी होगी, तो वहां पर पोलिंग करवाना, पोलिंग का अमल मुकम्मल कराना मुश्किल हो जाएगा। तो वी जस्ट होपफुल कि मामला अच्छे तरीके से हल हो जाएं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में कैद बामुशक्कत। घमसान की जंग तख्ती लाहौर कौन जीतेगा? रावलपिंडी में नून लीग की सियासत को खतरा, शहबाज शरीफ मायूस। कुत्ते और बिल्लियों को विरासत में करोड़ों की जायदाद मिल गई। और सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आम इंतखाबात के हवाले से। और मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की जो तैयारियां हैं इस वक्त हमें अरूज पर दिखाई दे रही हैं। सियासी गहमा गहमी भी एक तरफ बढ़ चुकी है, जल्द से जुलूसों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी तमाम तर जो मामलात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का काम कहीं जारी है, कहीं इलेक्शन अमले की तैनातियां की जा रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि आम इंतखाबात 2024 के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई जारी है। इलेक्शन कमीशन ने कागज की बचत के लिए बैलेट पेपर का साइज भी छोटा कर दिया है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के इजलास में एक और बात पर भी गौर किया गया है कि अगर खुसूसी सिक्योरिटी कागज मतलूबा मिकदार में दस्तयाब नहीं होते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास इन हलकों में इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ यही सिचुएशन नहीं खत्म होती इलेक्शन कमीशन की कोताहियों की, बल्कि इसके अलावा भी कुछ मजीद डिस्कस अगर आपसे करें तो वो ये कि जो इसमें ड्यूटीज लगाई गई हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर, तो वहां पर ऐसी ऐसी कोताहियां नजर आई हैं कि अलामान हल्फीज, मतलब यानी कि उन असातिज़ा को भी पोलिंग के दिन ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है जो कि दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं। तो कल हमने देखा कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि अभी भी तैयारियां जो हैं वो हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हुई। लेकिन बहरहाल कल एक अफसोसनाक वाकया मंजर आम पर आया। कल खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर और कौमी सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब खान नामालूम अफराद की फायरिंग से जाबहक हो गए। और फिर हमने देखा कि अमन अमान की नाजुक सूरत हाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी तलब कर लिया। बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल कल डेवलप हुई थी और सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि इस पर बहुत ज्यादा बात की गई है। और एक और जो अहम अपडेट थी कल के हवाले से, परसों भी एक अहम केस का फैसला आया था। बानी पीटीआई शाह महमूद को साइफर केस में 10-10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। और कल एहतसाब अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और उनकी बुशरा बीबी को भी 14-14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी की सजा पर फौरी अपील दायर करने का ऐलान किया है। बानी पीटीआई की सजा पर रिस्पॉन्ड करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हम जमहूरियत पसंद हैं, साबिक वजीर आजम की सजा पर हम जश्न नहीं मना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब कहते थे मैं इन्हें रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब को समझाया था कि सियासी मुखालिफिन की औरतों के पीछे मत पड़ें, आज खान साहब की जो बीवी हैं उनके जेल जाने पर भी मुझे
बहुत दुख हो रहा है। बिल्कुल, ये तो बिलावल की स्टेटमेंट हमने आपके साथ शेयर की। उधर जफरवाल में भी जलसा हुआ और वहां पर खिताब किया मरीम नवाज साहिबा ने, जिसमें उन्होंने कहा कि आज हम ये देख रहे हैं कि ये मकफाती अमल के सिवा कुछ नहीं है। लाहौर में मीडिया से बातचीत की शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने भी इसी बारे में यही कुछ कहा कि मैंने जेलें काटी हैं, नैब के हुकूमत खाने में गया हूँ, घिरा अगर एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो शायद ऐसा ना होता। मतलब ये कि वो जो उन पर ये एक तासुर कायम किया जा रहा है, हाँ, कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, तो वो इस तासुर को जायल करने के लिए भी कल हमें अपने जलसे में बात करते हुए नजर आए। इसी पर बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, कल जो फैसले सामने आए हैं, बानी पीटीआई को पहले साइफर में 10 साल कैद की सजा हुई, अब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब ये सजाएं पहले भी हो सकती थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीटीआई के वकला के ताखिरी हरबों की वजह से ऐसा हुआ या फिर कोई और वजह है? आप नहीं समझते कि बानी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली जो है अब वो बुरे तरीके से नाकाम होती भी नजर आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें उनके वकला की जो हमते हैं उससे इनकार नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि आप कोई मुकदमा जीत जाएं या उस मुकदमे में अपना मौकफ दुरुस्त तौर पर बयान कर सकें जबकि आपके वकील ही ना पेश हो? आपके वकला अपनी सियासी कैंपेन करने में मसरूफ हैं, आपके वकला आपके मुकदमों का दिफा करने में दिलचस्पी नहीं रखते। आपके वकला जब आपके मुकदमात पेश हो रहे हैं उस वक्त अदालत में पेश ही नहीं होते, ताखीरी। हालांकि इनके इसमें वकला के पास बड़ा मार्जिन होता है कि वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों को डिले कर सकते हैं, लेकिन जाने क्यों लगता था कि उनकी जानिब से इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, इस तरह की हरकतें की गई कि ये सारी चीजें इलेक्शन से पहले इन फैसलों पर मुंतज हुई। इसमें शायद ये पीटीआई की जानिब से एक सियासी हिकमत अमली भी हो कि ये फैसले इलेक्शन से पहले हो, उसका शायद उन्हें हमदर्दी के वोट की सूरत में फायदा हो, जो कि मेरे ख्याल में कोई अच्छी हिकमत अमली नहीं है। दूसरा, जहां तक ये केसेस का फैसला है तो ये ओपन एंड शट केस थे। तोशाखाना के मामले में अगर आपने कासिम अब्बासी की रिपोर्ट द न्यूज में नहीं पढ़ी, बिल्कुल कितनी मालियत उनकी लगाई गई, कितने के वो पीछे गए हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह सी बातें थी। उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा दकीक किस्म के मामलात नहीं थे। अरबों की मालियत के तहाइफ की कीमत अगर आप 90 लाख रुपया अदा करेंगे और तहाइफ करने से पहले अगर आपने यानी तोशाखाना में पैसे जमा कराने से, तहाइफ जमा कराने से पहले उनकी कीमत जमा करा देंगे, तो वो बड़ी अजीबो गरीब सी चीजें हैं। अलमिया इस सारे किस्से का ये हुआ, ये सब कुछ उस जमात की जानिब से और उस जमात के सरबराह की जानिब से किया गया कि जिनका नारा ये था कि वो करप्शन के खिलाफ जहाद कर रहे हैं, जिन्होंने हर दूसरी पार्टी को हमेशा चोर डाकू कहा। तो लोगों को थोड़ा सा वक्त लगा इस बात को हजम करने में कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद दूसरों को चोर डाकू कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हकाइक ने इस बात को दुरुस्त साबित किया कि जो वो कुछ कह रहे हैं वो गलत है, जो हकाइक साबित कर रहे हैं वो दुरुस्त है। ठीक है, तो हमारे साहब फिर वही बात होगी जो सियासी हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या बानी पीटीआई की, वो तो फिर बुरी तरीके से नाकाम हुई है। पार्टी को हमने देखा कि निशान भी नहीं मिला और अब सजाएं होना भी शुरू हो चुकी हैं। रियासत से भी वो जिस तरह से टकराए तो वो भी उनके किसी भी रहनुमा के लिए वो दुरुस्त नहीं है, उनके वो मफाद में भी नहीं रहा। जो इस पॉपुलैरिटी के लिए वो ये सब कुछ करना चाहते थे, जिसके लिए साइफर को बुनियाद बनाया गया, जिसके लिए सानिया 9 मई किया गया, उसका एट दी एंड तो नुकसान पूरी पार्टी को हुआ, बानी पीटीआई को भी हुआ और अब नताइज सामने आ गए हैं। देखिए, इमरान खान, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े सेलिब्रिटी रहे हुए हैं जी। वर्ल्ड कप से लेके शौकत खानम तक पाकिस्तान के लोगों ने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की है, लेकिन उस मोहब्बत का खमियाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान जी अमर साहब, आई थिंक इज ऑन द वे और रास्ते में ट्रैवलिंग के दौरान थोड़ी सी इंटरनेट की दुश्वारी भी है, सो ही इज विद अस अगेन। जी अमर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है? जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। ये नहीं हो सकता कि आप रियासत पर हमलावर हो जाए, ये नहीं हो सकता कि आप शोहदा की यादगारों को नजरे आतिश करना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता कि आप जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले करना शुरू कर दें। तो वो बातें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं और अब उसके बाद फिर रियासत को किसी ना किसी जगह स्टैंड लेना था।
आप ये बात भूल सकते हैं कि इमरान खान और उनके जत्थों ने GHQ पर हमला किया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, लेकिन अगर रियासत किसी स्टेज पर यह बात भूल जाती है कि इन्होंने शहदा की यादगारों को नजरे आतिश किया, तो फिर रियासत का अपना वजूद, नजरियाती वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मेरे ख्याल में रियासत को किसी स्टेज पर स्टैंड लेना था। और रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रियासत से मुराद यहाँ पर पूरी कौम है। वो जो इकदाम 9 मई को हुए उसको पूरी कौम ने नफरत से देखा है, उसकी कहीं से भी तौसीफ या तारीफ नहीं आई। तो फिर आप देखिए कि जब भी किसी शख्स ने रियासत के खिलाफ वो हथियार उठाए, डंडे उठाए, तो फिर रियासत ने उसके साथ यही किया है। और इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी के जाम में यही कुछ देखना था। अभी भी आप देख लीजिए अब उनका नजरिया क्या है, अब उनकी सियासत क्या है। सिर्फ सोशल मीडिया, आप आज उनसे कहें कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना लें तो 1 घंटे के अंदर वो कोई भी ट्रेंड बना लेंगे, किसी को भी गाली दे देंगे। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या है? ग्राउंड लेवल पर आप उनसे कहें 100 लोग इकट्ठे कर ले, वो 100 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये एक इल्यूजन है पॉपुलैरिटी का, उसके सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा अमर साहब, जैसे आपने कहा ना कि जिस तरीके से उन्होंने रियासत मुखालिफ तहरीक चलाई है उसकी वजह से ही उन्हें इन दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो अभी भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो मजीद खतरे में पड़ सकता है? उसमें अलकादर ट्रस्ट केस है, सानेहा 9 मई का फैसला भी अभी आना है, इद्दत में जो निकाह का मामला है अभी उस पर भी फैसला होना बाकी है, फॉरेन फंडिंग भी, हाँ जी फॉरेन फंडिंग केस भी। देखिए माजी में ये होता रहा है कि सियासी जमातें वक्ती तौर पर नाअहल होती रही हैं, सियासत -1 होती रही। इसी जमाने में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जो है वो नापसंदीदा हो गई थी, लेकिन फिर बाद में पसंदीदा हो गई। इसी जमाने में नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने डॉन लीक कर दी, तो उसके बाद ये अब काबिले कबूल नहीं रहे रियासत में, कुछ अर्से के बाद काबिले कबूल हो गए। इमरान खान के बारे में अगर आप ये तसव्वुर कर रहे हैं तो ये खाम ख्याली है, ये गलत फहमी है। ये नहीं हो सकता कि ये कुछ अर्से के बाद काबिले कबूल हो जाएंगे। 2-3 साल के बाद ये दोबारा रियासत इन्हें जेल से निकाल के लाडला बना लेगी और गोद में बिठा लेगी। इसलिए कि उन सब लोगों में से कोई इस स्टेज तक में गया, किसी ने वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की जो इमरान खान ने जो रेड लाइन क्रॉस कर ली है। इमरान खान ने हर वो बाउंड्री क्रॉस कर ली है कि जिससे रियासत का तशक्कुस मजरूह होता था। लिहाजा मुझे इनकी वापसी का नहीं नजर आता, ये खाम ख्याली है और कुछ फहमी है लोगों की कि 2-3 साल के बाद इमरान खान दोबारा मैदान सियासत में होंगे। एक तो एज उनके साथ नहीं है, वो जिंदगी के जिस मरहले पर है 2-3 साल के बाद वो या 4-5 साल के बाद वो दोबारा सियासत में इस शदोमत के साथ हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो एक तो ये फैक्टर है, और दूसरी बात ये है कि रियासत उनको इस तरह माफ नहीं कर सकती। लेकिन हमारे साथ दूसरी तरफ ये भी तो मामला है कि वो भी अपने स्टांस से अभी भी पीछे नहीं हट रहे। जब भी सहाफियों से कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात हो जाए तो उनका जो रवैया है, उनकी जो टोन है वो पहले से भी ज्यादा सख्त है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं ये दोगली पॉलिसी है। जनरल बाजवा से भी जब वो मुलाकात करते थे, जलसों में जनरल बाजवा के खिलाफ वो इंतहाई जहरीली गुफ्तगू करते थे और कहते थे कि जो शेरों की फौज का गीदड़ सिपाहसालार और उनको मीर जाफर मीर सादिक कहा करते थे। तो दूसरी जानिब वो आरिफ अलवी के जरिए पूरी तरह माफी मांगने को तैयार थे। 2 मुलाकातें जो उन्होंने आरिफ अलवी के जरिए की, उनके अंदर वो पूरी तरह तैयार थे और पूरी तरह उन्होंने माफी मांगी कि किसी तरह एक दफा फिर फौज उन्हें गले से लगा ले। और जनरल बाजवा उस बात पर बहुत हैरान थे कि एक तरफ ये जलसों में मुझे गाली देता है, दूसरी तरफ ये शख्स मुझसे माफिया मांग रहा है। तो उनके किरदार में ये बहुत खामी है। अभी भी उन्हें वो मुसलसल गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि मेरे से मैं 6 महीने से बैठा हूं, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। अब वो बात करने से क्या मुराद है? जाहिर है वो नवाज शरीफ आसिफ जरदारी से तो बात करना नहीं चाह रहे, इसलिए कि वो तो उन्हें कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि इस स्टेज पर अगर वो उनके बचाव का वाहिद रास्ता सियासी कुव्वतें हैं, उन्हें इस वक्त मीसाके जमहूरियत की जरूरत है।
लेकिन उन्होंने अपना पर्सोना यही डेवलप किया है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं, अगर उनसे बात करेंगे तो उनकी और उनके कारकुनों की नजरियाती मौत वाकई हो जाएगी, तो इसलिए वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। अभी वो जितना मर्जी नारे लगाएं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन उनको जरा सा इशारा मिले वो बात करने के लिए तैयार होंगे। ये उनकी दोगली पॉलिसी आज से नहीं, बहुत पुरानी है। अच्छा ये बताइएगा, कल भी इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी, सीनियर तज्ज़ियाकार फवाद अहमद साहब जो एंकर पर्सन है वो हमारे साथ कल गुफ्तगू में मौजूद थे जब ये फैसला आया, तो वो भी यही कह रहे थे कि इमरान खान चाहते तो हैं कि बात हो, कोई दरमियान का रास्ता निकले, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है हमारा मसूद साहब, आपको लगता है कि अभी इतना जल्दी ये सब कुछ आसान नहीं होगा? वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो रियासत के दिल में अभी कहीं बहुत दूर है, अभी इसको बहाल होने में, वो रास्ता आसान होने में काफी वक्त दरकार है? जी बिल्कुल, ये बात कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त है। इन केसेस में देखिए, ये केसेस बिल्कुल दुरुस्त है। जो खामी है वो ये है कि जिस तरीके से इन केसेस को जल्दी निपटाया गया है उससे दिलों में और जहनों में शकूक पैदा होते हैं। इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था, इसको जरा तसल्ली से किया जा सकता था, और अगर वो तसल्ली से करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरह निपटाया गया है उससे आदमी के जहन में शकूक आते हैं। तो ये हो सकता है कि 4-6 महीने के बाद इसको दोबारा रिव्यू किया जाए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है। उसमें ये हो सकता है इमरान खान की सजाएं कम हो जाए, उसमें ये हो सकता है कि इमरान खान की किसी एक आध केस में कोई जमानत हो जाए, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि इमरान खान दोबारा मसनद इक़्तिदार पर बैठे होंगे और दोबारा सर पे ताज पहना होगा। ये खाम ख्याली है, ये खुशफहमी है, ये नहीं होगा। ठीक है हमारे साहब, कल तोशाखाना रेफरेंस का जब फैसला सामने आया है उसके बाद बुशरा बीबी ने फिर गिरफ्तारी भी दे दी, और अभी जो इतलात रात के मौसूल होती रही वो यही थी कि बनी गाला उन्हें शिफ्ट किया गया, उसको सब जेल करार दिया गया। बहुत एतराज़ात उठाए जा रहे हैं इस पर भी कि ये किस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जो दूसरी खवातीन जिनको कैद किया जाता है उनको तो जेलों में ही रहना पड़ता है। जी, मरियम नवाज के साथ भी उनको भी ये ऑफर की गई थी कि उनके घर को सब जेल बना दिया जाए, उन्होंने ये ऑफर कबूल नहीं की थी। जी, हमारे मसूद से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और उनका ये कहना था कि अभी शायद काफ़ी वक्त जिस तरह से बानी पीटीआई के मामला जिस तरह से ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है, इतना जल्दी नहीं होगा इन मुश्किलों से निकलना। जिस तरह से केसेस के फैसले भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी बानी पीटीआई को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाएगी, और कल तोशाखाना रेफरेंस का फैसला भी सामने आया जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी 14-14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। बिल्कुल, और यही मामला था कि जिसके ऊपर हम हमारे मसूद साहब का तज्जिया ले रहे थे, कल इसी पर हमारी ट्रांसमिशन भी हुई। वक़ूअ के फैसला आने के बाद बहुत सी मजीद चीज़ें हरकत में आई और बुशरा बीबी ने खुद जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। लेकिन अब जब हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे तो हम ये बात कह रहे थे कि ये जो मामलात हैं उस पर बुशरा बीबी के घर को ही सब जेल करार दिया गया है और अब वो अपने घर में ही कैद रहेंगे, जिस पर जाहिर सी बात है उनके जो मुखालिफिन हैं वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे मसूद साहब कहा जा रहा है एक बार फिर से हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, बात ये है कि ये ऑफर मरियम नवाज को भी की गई थी, उन्होंने ये ऑफर नहीं कबूल की। इमरान खान वगैरह एंड कंपनी के लिए ये चीजें नई हैं, जेल वगैरह के लिए ये तो समझ रहे थे कि रियासत हमेशा इन्हें गोद में ही उठाए रखेगी और ये लाडले ही बने रहेंगे। मुझे मरियम नवाज से मुलाकात का इत्तेफाक भी है जेल के दिनों में, जब अडियाला में ये लोग कैद थे, और उनसे कुछ वो कहानियां सुनने का भी इत्तेफाक है जो जेल में इनके ऊपर बीती है। अब जिस तरह का कमरा इन्हें दिया गया था, सारी रात मच्छरों वाले में ये वाला कमरा इनको दिया हुआ था, कमरे के अंदर कैमरे लगाए हुए थे, बाथरूम के अंदर कैमरे लगाए हुए थे। रात के 12 बजे जब कोई भी खातून शबखाबी के लिबास में होती है उस वक्त 12-12 लोग आके मोबाइल पे वीडियोस बनाने लग जाते थे। अब ये सारी कैफियत उनके साथ गुजरी है, उसके बावजूद मैंने उन्हें देखा इंतहाई कॉन्फिडेंट तरीके से, और वो लोग बल्कि जो लोग मिलने आते थे उनको हौसला दिया करती थी, और उन्होंने कभी किसी किस्म की कमजोरी का इजहार नहीं किया, कभी किसी किस्म की रियायत नहीं मांगी, बड़े हौसले से कैद बर्दाश्त की। ये मैं खुद इन चीजों का विटनेस हूँ और हमने उनसे बात करके ये सारी चीजें देखी।
रखी है। ये तो अभी इब्तदा बहुत सा एक केस में कैद हुई है, 14 साल एक केस में कैद हुई है। अभी तो इन्होंने बहुत सारे मरहले देख लिए हैं। अभी तो इमरान खान को जो साइफर वाला केस है उसके कैद बामुशक्कत हुई है। जी सही। अच्छा, आपको पता है कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं उसमें, किचन का काम करना। ठीक है। अच्छा हमारे साहब, एक ना क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं हम आपसे, आपका तजुर्बा इस बारे में क्या कहते हैं? पढ़ा ये है, सुना ये है, गलत भी हो सकते हैं कि जब इनकलाब नाकाम हो जाए तो वो बगावत में तब्दील हो जाता है, और इस वक्त जो पीटीआई के साथ सुलूक हो रहा है वो शायद एक इसी चीज के मुतरादिफ भी हो सकता है कि उनके लीडर को एक बागी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा रिबेलियस रहा है टुवर्ड्स रियासत। क्या ये एक ट्रू फैक्टर है? अच्छा, एक तो मैं ये आपकी तस्दीक जरूर करा दूं कि ये किसी स्टेज पर भी इनकलाब नहीं था, ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग टैक्टिक थी। तो ब्लैकमेलिंग को आप कहीं पर भी इनकलाब या इनकलाब से करीबी चीज नहीं कह सकते। तो वो तो उन्होंने ये किया, उनका ख्याल था कि रियासत उनके सामने झुक जाएगी, वो चीजों को आग लगाएंगे, तोड़े फोड़ेंगे और उसके बाद रियासत उनके सामने झुक जाएगी। उस तोड़ फोड़ को, उस जलाओ घेराव को, उस लूट मार को, उस शौहदा की यादगारों को नजरे आतिश करने को अगर आप इनकलाब का नाम देना चाह रही हैं तो बहुत ही गलत बात है। ये नहीं कहना चाहिए, उसकी तारीफ इनकलाब नहीं बनती। ठीक। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की और उसकी सजा पाई है। दुनिया में कोई रियासत, मतलब आपको पता होगा कि अमेरिका में इस तरह की ट्रंप के हामियों ने कोशिश की और उसके बाद वहां पर मेरे ख्याल में 800 या 1100 लोग उस दिन गिरफ्तार हुए। 20-20 साल के उनकी जियो फेंसिंग की गई, उनके शनाख्त की गई। 20-20 साल के लिए वो लोग गिरफ्तार हुए और आज तक गिरफ्तार है। और उनके बारे में कोई नहीं इस तरह, वहां पे तो इस तरह की आवाजें नहीं उठ रही जिस तरह हमारे यहाँ आवाजें उठ रही हैं। बिल्कुल क्लियर है कि आप चीजों को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, आप व्हाइट हाउस पर हमले इस तरह नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये हुई कि हम इस काम के लिए हमने 8-10 माह लिए, हमें नहीं लेने चाहिए थे। हमें उसी दिन हमारे पास रिकॉर्ड था, वीडियोस मौजूद थी, हमने चेहरे शनाख्त कर लिए थे, पुलिस के पास रिकॉर्ड था, हमें उसी दिन सजा देनी चाहिए थी। 20-20 साल के लिए लोगों को अंदर कर देना चाहिए था, फिर उसके बाद हमें बात करनी चाहिए थी। हमने बहुत डिले किया है, बहुत डिले किया है। और उस डिले, लेकिन हमारे साथ अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत उजलत में फैसले किए गए हैं, ये इलेक्शन के बाद भी हो सकते थे। बहुत शुक्रिया आपके तज्ज़े का, आपके वक्त का, आपने अपना वक्त दिया। ये इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में इंतखाबात के मामले के हवाले से, और अभी भी कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं। तो लेट्स सी क्या आगे चलकर कौन सी जमात। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी नुमाइश जिसका इनेकाद कराची में किया गया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि विंटेज कार्स को लाया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं आज के इस जदीद दौर में जो कि जदीद टेक्नोलॉजी में तेज़ तरीन जो मॉडिफाइड गाड़ियां हैं उनको पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग कम नहीं हुए हैं जो कि नायाब इंटीक गाड़ियों को, विंटेज कार्स को पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और इसीलिए कराची में भी एक शो हुआ, नुमाइश हुई, बिल्कुल एग्जीबिशन हुई, और वहां पर विंटेज कार्स को रखा गया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद उस एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए पहुंची। इसी सिलसिले में सामिया खुर्शीद ने एक रिपोर्ट रेडी की है, लेट्स हैव अ लुक। देखते हैं। मैं इस वक्त एंटीक कार शो में मौजूद हूँ जो कि कराची के फिरियर हॉल में जो है मुनक्किद किया गया है, और यहाँ पर जो है वो 100 से ज़ायद एंटीक कार्स मौजूद हैं जिनकी हिस्ट्री है, जो बहुत बहुत खूबसूरत है, जिनकी अपनी पहचान है और लोगों ने बहुत संभाल के रखी हुई हैं। और तकरीबन जो है 45 यहाँ पर ऐसे ऑनर मौजूद हैं जिन्होंने जो है मुख्तलिफ जो है वो एंटीक कार संभाल के रखी, जिनमें बहुत सारी हैं, लेकिन एक एंटीक कार मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी जिसका नाम जो है वो है कार्वन गया करके उसका नेम है, वो रेड कलर की है। और
वैसे तो यहाँ पर तारीखी हैसियत रखने वाली कारें भी मौजूद हैं, मगर इसकी जो तारीखी हैसियत है वो ये है कि एक कपल ने अपने सलामी के पैसे जो है वो जमा करके उससे ये गाड़ी खरीदी थी और आज तक वो संभाल के रखी हुई है। और हमारे साथ वही कपल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से आप गाड़ी लाए थे, कितने की उस वक्त ली थी, आज तक संभाल के रखी हुई है, शोकेस में छुपा के रखते हैं या सड़कों में भी चलाते हैं? जी देखें जी, ये गाड़ी हमने ख़रीदी थी, हमारे दोस्त थे उनके पास ये गाड़ी थी और वो बेचना चाह रहे थे तो वहाँ हमने ख़रीदा। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये हमने अपने शादी की सलामी के जो पैसे थे उससे हमने जमा करके, ये हमारी पहली गाड़ी है और ये हमने ख़रीदी और उससे जब तक आज तक माशाल्लाह हमने इसको रिस्टोर करके रखा है अपने पास और चलाते भी हैं कराची के अंदर। उस वक्त अगर मुझे याद है जी तो 75,000 रुपए की हमने खरीदी थी। आज कितने की होगी है? आज की जी वो बात ये है कि जी इतनी पुरानी चीज़, अच्छी चीज़, उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल जो है वो प्राइसलेस चीज़ें होती हैं और ये अनमोल चीज़ें होती हैं। और हम इनकी मिसेस से भी बात करेंगे और ये पूछेंगे कि शादी के बाद बर्तन खवातीन धोती हैं तो गाड़ी सबसे पहले किसने धोई थी? गाड़ी किसने धोई थी? मैंने धोई थी। और किसने धोई थी? ये कार्मेन गिया जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी तो वहाँ पे मेरी दोस्त के पास कार्मेन गिया थी, तो मैंने रज़ा को कहा था कि आई लव कार्मेन गिया, इसकी एक क्लासिक सी है कार्मेन गिया, राइट? तो जब हमारी शादी हुई 1989 में, ही सेड चलो लेट्स बाय वन। भाई इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉमन गिया करके, क्योंकि ये बेसिकली जर्मन की है और इसको सबसे पहले जो है खातून खाना ने ही धोया था, क्योंकि बर्तन धोने की ड्यूटी भी जो है खातून खाना की होती है। और ये जो एक नुमाइश सजी हुई है ये जो है पाकिस्तान का कल्चर है, कराची का जो है वे कल्चर है। और इस तरह के जो ये मेले होते हैं ये सकाफती हैसियत रखते हैं। ये हर साल जो है नुमाइश का इनेकाद होता है। रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट, ये नाम किसी घोस्ट का नहीं है बल्कि इस गाड़ी का है और इस गाड़ी की भी एक तारीखी हैसियत है और इसकी वाकई एक तारीखी हैसियत है। इसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इसकी क्या तारीखी हैसियत है, ये आपके पास कब आई और इससे पहले किसके पास थी, और ये गाड़ी जो है इसमें और कौन कौन बैठा है? जी, मेरा नाम करीम चापरा है और ये जो है रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट 1924 का मॉडल है। और ये गाड़ी जो है वो नवाब बहावलपुर के कलेक्शन की गाड़ी थी जो नवाब बहावलपुर साहब के पास थी। उसके बाद कायदे-ए-आज़म साहब को ये गाड़ी जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त नवाब साहब ने लोन दी हुई थी कि वो ज़ेर इस्तेमाल उनके रहे। जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था कायदे-ए-आज़म साहब इसी गाड़ी में बैठकर लॉर्ड लुई माउंटबेटन के साथ गवर्नर हाउस से सिंध असेंबली गए थे। और पाकिस्तान वॉज बॉर्न, दिस कार वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये मैं लकी हूँ कि ये गाड़ी मेरे पास है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वैसे तो 100 से ज़ायद जो है गाड़ियाँ हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ वाकई तारीख़ हैसियत रखती हैं, जिनमें से एक ये है जो जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बैठे। और इसके साथ ही मैं अब आपको एक और गाड़ी दिखा रही हूँ। मैं इस वक्त जो है वो कैमेरो गाड़ी ये जो है इसके साथ मौजूद हूँ और इसके साथ हमारे ऑनर भी हैं और देखने वाले सब लोग ये कह रहे हैं कि ये नाइट राइडर मूवी की गाड़ी है। क्या ये बिल्कुल नाइट राइडर मूवी की ही गाड़ी है और ये आपके पास कैसे आई? लोग यही समझते हैं कि नाइट राइडर मूवी की गाड़ी है, लेकिन ये समझे नाइट राइडर की बहन है, क्योंकि वो पॉन्टियाक ट्रांसएम थी, ये शेवरले कैमेरो है, लेकिन बिल्कुल शेप एक जैसे ही एक तरह की चीज़ें इसमें मौजूद थी और सेम कंपनी जनरल मोटर्स की गाड़ियाँ थी दोनों। ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन 14 साल से है। 14 साल पहले मैंने एक और कलेक्टर होते हैं कराची में, उनके पास थी, उनसे ख़रीदी थी और फिर जब से इसको रिस्टोर और मेंटेन किया हुआ है, इसको ड्राइव करते हैं, एंजॉय करते हैं। 100 साल से पुरानी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और 35 साल पुरानी गाड़ी भी मौजूद है। तमाम गाड़ियाँ जो है अपनी हैसियत में जो है यूनिक है, एंटीक हैं। ये कार शो जो है फेयर हॉल में हुआ है और यहाँ पर जितने भी ऑनर्स मौजूद हैं उनका यही कहना है कि हम इन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि ये हमें बहुत अजीज़ हैं। और यहाँ पे आए हुए शायकीन जो है इन एंटीक कार्स के साथ सेल्फीज ले रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़ कराची। सुमैया खुर्शीद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कराची में शौकीन मौजूद हैं विंटेज कार्स के और किस तरह से उन्होंने उन गाड़ियों को भी संभाल के रखा हुआ है। जैसे रोल्स रॉयस घोस्ट हमने देखी है जिस पर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी सफ़र करते रहे। 1924 का वो मॉडल था जो कि भावलपुर के जो नवाब थे उन्होंने दी हुई थी, तो मतलब बड़ा उसको मेंटेन करके अभी तक। अच्छा, आप कराची के लोगों की बात करें कि कराची के लोग जो है इस चीज़ का ज़ौक रखते हैं। इस्लामाबाद में भी बहुत से लोग हैं ऐसे जो कि बड़े पसंद करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की शहर की कुछ खूबसूरती ये है कि वो इतना ओवर क्राउडेड नहीं है, वहाँ पर ट्रैफिक इतनी नहीं है। तो आप नॉर्मली भी देखेंगे जैसे लाहौर में सुबह बारिश हुई है, कल रात बारिश हुई है, तो आपको अक्सर जो है ना लोग नजर आएंगे मारगला का जो रोड है ना वहां पर ड्राइव करते हुए। तो कुछ लोग तो ऐसे ना जो
जो सिर्फ एग्जीबिशंस में ही अपनी गाड़ियों को निकालते, तो इस्लामाबाद में एक ऐसा कल्चर है कि लोग निकालते हैं गाड़ियां, घूमते फिरते हैं, स्पेशली ऑटम और स्प्रिंग सीजन में आप देखिएगा कि आपको रोड पर गाड़ियां नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो एग्जीबिशन भी हुई है उसमें हमने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। तो आपकी फेवरेट कार कौन सी रही यहाँ? अच्छा, मुझे यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं है गाड़ियों की, लेकिन ये जो इन्होंने वो गाड़ी दिखाई ना जो कायदे आजम के इस्तेमाल में रही है, एक तो मुझे खुद वो बड़ी पसंद आई, लेकिन मुझे अपनी बिना एक बड़ी ख्वाहिश सी रही है वो जो फॉक्सी नहीं होती रेड कलर की, मुझे वो बहुत ज्यादा बीटल जिसको कहते हैं, वॉक्सवैगन की है या फॉक्सी कहते हैं। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान। और अब हम बात कर लेते हैं जरा टूरिज्म की और टूरिज्म को प्रमोट करने वालों की, क्योंकि पाकिस्तानी तो टूरिज्म को प्रमोट करते हुए हमें नजर आते ही हैं, लेकिन जब बाहर के लोग पाकिस्तान के कल्चर को आके प्रमोट करें ना, तो वो चार चांद लगा देते हैं। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो सियाहत है उसको कुदरती हसीन मनाजिर, बुलंदोबाला पहाड़, दरिया, समंदर, तारीखी इमारतें और इलाके, नायाब अशिया, कदीम रवायती त्यौहार अहम बनाते हैं। खुशकिस्मती से हमने देखा कि पाकिस्तान का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी जानिब खींचते हैं, और वो सारे लवाजमात पाकिस्तान के अंदर मौजूद। बिल्कुल ऐसी है। और जब से हम देख रहे हैं कि पहले ये तमाम चीजें हम सफरनामों में देखते थे, लेकिन अब डिजिटल दौर आ चुका है, डिजिटल रूप इख्तियार कर चुका है, तो बहुत से जो गैर मुल्की हैं वो पाकिस्तान में आकर बिल्कुल हैरत ज़दा रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ये मनाजिर नहीं देखे हुए थे अपनी आंखों से, अपने कैमरे की आंख से। तो एक ऐसी ही खातून है गौशिया, जिनका ताल्लुक पोलैंड से है। वो एक व्लॉगर हैं और 40 से ज़्यादा ममालिक घूम चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गौशिया को पाकिस्तान ही इस कदर इतना पसंद आया कि उन्होंने पाकिस्तान में रहने की ही मनसूबाबंदी कर ली है, प्लानिंग कर ली है। और क्यों ना करती, क्योंकि पाकिस्तान है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और जिस तरह से ज़रियाब ये बता रही थी कि वो तमाम लवाजमात पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा टूरिस्ट कंट्री बनाता है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना, जो बाहर के लोग आते हैं उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। जो हमारा एक बिहेवियर है, थोड़े से पहले भी एक यूट्यूबर आए थे और वो पाकिस्तानी अवाम के रवैये की तारीफ ही कर रहे थे, और उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही थी कि इंडियन जो थे उनके रवैयों के खिलाफ वो क्यों थे। तो पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी दाद भी देनी चाहिए। तो हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद है बैनुल-अक़वामी व्लॉगर गौशिया, उन्हीं से बात करते हैं। बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग गौशिया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल अस अबाउट योर जर्नी and how's going everything in Pakistan. Thank you so much for invitation. Very nice to be here with you. Yeah, I've started my journey. It was 2022. I came here as a tourist, so it was like a new unexplored country for me. Since 2002 you're in Pakistan? I came here in 2022, and then I fly back to Poland. But I'm making, connections, and I decided to start my business, a travel agency, to bring more European tourists to Pakistan, to show them how beautiful Pakistan is. Yeah, and that's going very good. Now we are getting more and more tourists, and we are aiming even to have 500 tourists this year from Europe. All our dates are booked already, so yeah, there's going to be very good season. It is according to you. How beautiful Pakistan is according to you? बहुत खूबसूरत. Oh, very nice. So you understand Urdu as well? थोड़ा. Okay. तो थोड़ा में क्या सीखा? Which words you can speak in Urdu? Easily. Oh, easily, like किधर है, कितने. I can count. Like मेरा नाम गोशा है. मैं पोलैंड से हूँ. मैं पाकिस्तान में हूँ. एक साल. Yeah. And this like this daily life, like cholo, jaldi cholo, when we are going somewhere. ठीक है. So what was the main reason you decided to stay in Pakistan? Well, it turned out like to be a new opportunity for me in my life, because I was always dream about doing my own business. Changing my life a bit, moving abroad. Pakistan of course was not like the place when you think you will move, but it turned out that this is a great place. I have friends here. I'm running a business. I'm also thinking about starting a new business, especially about the clothes, because clothes in Pakistan are very beautiful. Our European clients, they love Pakistani patterns, so this is also what I have now in my mind. I'm starting work on this to also get this shalwar kameez pattern, colors on our European
European market, because this is always like we are going crazy. We girls, we go to the bazaar and we are crazy about the colors. Okay, there is no doubt that you're looking very pretty, mashallah. Yes, it suits you very well. So, which things or places you mostly like in Pakistan? I like when I'm as a tourist, I like North. So we are going there, Nanga Parbat base camp, Ferry Meadows in the morning, Pasukons, Hussaini suspension bridge, even though I'm afraid to cross completely, but the views on the Hussaini suspension bridge are stunning. I also like cities because there are diversity of the culture. Like every city is a bit different. Lahore with the great food and heritage, history, Karachi with seaside, Islamabad is very green, there are mountains around, surroundings, Peshawar, historical places. So every city in Pakistan is a bit different. Yes. So this is also my aim to show now this year, to show on my vlog. To explore. Explore also these less explored cities. I was also in Bahawalpur, Sialkot, Multan, Faisalabad. So I want to go again and talk with local people, ask about their experience, to show also women in Pakistan, empowerment women, and that's many. There's like a lot of opportunities to. That's really good to know. Achha, Kaushik, we've seen people from Poland, they don't like spicy food, but what about you in Pakistan? Yeah, that's because we don't have spicy cuisine. Okay. But yeah, we have like I like. At the beginning, I was like a bit like, so it's spicy, too spicy. Yeah. Sometimes I still have like a crisis. No, I need something. You know, I have to cook something more European. But generally, yeah, I like now. Especially, I have my favorite like paratha, biryani, nihari, and Peshawari chicken karahi with tomatoes. Yeah, that's one of the best. And now I have like, I'm renting apartment in Islamabad. I have my own kitchen. So now I'm starting like, you know, to cook Do you Pakistani. I cook Pakistani food? Not yet. That's You're trying? Yeah. Now I'm trying to learn some Pakistani things. So I also like to, you know, invite my friends and cook something. She's a very good chef. So we can be in touch. I'll let you know, inshallah. So, what about Poland food? I've heard chota sa samosa type something. Yes. I don't remember the name. That's a small one, like pierogi, dumplings. Yes, pierogi. Oh, yeah, that's my dream. Yeah, this is big. But making pierogi always take a lot of time. So I have to give 1 weekend. Pierogi, we don't fry pierogi, right? At the end, you can fry. I mean, it's not popular. I mean, it's less popular. We just generally boil them, yeah. And we have different fillings. We can put inside also like meat. It's a kind of Pakistani samosa. If I'm not so wrong. But also it's like you know, we have this Chinese dumplings. Yes, potatoes. Inside cheese, inside white pepper, cheese, yes, onion. Yeah. Different. In the we have like meat, we have vegetable option, we have fruit option for pierogi. We are eating pierogi all year. Yeah, depends on the season. Like in the Christmas, we eat with cottage. It depends. Okay, so now you have spent much time in Pakistan. Yes. What message you want to send to the world? You want to send to the tourists who want to visit Pakistan? Especially I want to encourage everybody to come to Pakistan, explore by themselves, to have like open mind, to not focus on these bad things, because the Pakistan is beautiful. The beautiful nature, beautiful people are very hospitable. They help us a lot when we are on the tour, when we are traveling. They are not like leaving us alone, in a good way. And this food is also worth to try. Maybe somebody will not like it, but it's still like a great experience. And to come here, and the Pakistan can even change your life. It can give you the things that you travel, for example, in Europe, and you have one kind of experience. But you come here and it's completely new world, completely new experience. And this is also what we can get to develop even ourselves during traveling. As you told us earlier that you are working as a tourist, tourist vlogger. Yes. So what potential you see in Pakistan as a tourism? As a tourist blogger, tourism department, yes. I see great opportunities, like to show what is here about the culture, about the people, about the experience that we have, that I want to give the message to the Western country, how it is inside. That there is not only about the bad things which are happening. So what should be in display from the Pakistan in tourist culture, the tourism department? Display? Yes.
I want to display. No, not you. We should. We should improve. We should do. What we should improve. You should. I think about what government can improve. It can be firstly about infrastructure. The infrastructure, like to improve easy way to traveling, like not stuck in the bad condition road. About the hotels, like can be more facilities with the better condition, not electricity shortage. Yeah, because we have like and the hot water, because like people are always asking, "Is there hot water?" So yeah, please wait, it's on. It's gonna be in 1 hour. So this is kind of things that can be improved, and also like cheaper flights, because as we have like what's even like it's a good bridge from Europe to, for example, to Dubai, to Saudi nowadays. Saudi is getting more popular because it's getting very cheap flights. And people can just fly on the same base. And to Pakistan, I think this could be also very, very good to have cheaper connection. Okay, it's very good for us as people like you are coming in Pakistan to do business. As you have said that you have started a business, so how's the response you are getting? I'm getting a good response. That's why I'm still continuing this, because the response from the European market about this is, as I said, we are getting more and more clients, like literally every year. We just started this not long ago, like 2 years ago, and really we are getting more clients, and the business is developing. And about the clothes, I already was showing patterns in Poland, and also getting response like, "Oh, I want to buy this now, I want to buy this now," and I was like, okay, this is just for the beginning to show. So yeah, I see here many opportunities, and also regarding because I'm a pharmacist, so I also see here that I can also maybe in the future like have some pharmacy chain, like similar that I was working in Poland, to have a similar style and to in Pakistan. But since you're in Pakistan for a year, so have you ever thought or planned your visit to Poland embassy and to planned a collaboration between Pakistan and Poland? I was already once in Polish embassy because we had election, so I was there for voting, and I got some connection, and they are helping me now with tours, like when we, for example, we're going to the north, so they said that there we will take care of you if there anything happen, you can call us, send message. So yeah, I'm starting this collaboration. Okay, as you have mentioned earlier that we have different cities, different vibe, different cultures. How do you explain Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar? Because all of these places are different from each other. Yes. For me, from my perspective, as I see, like Islamabad is a new city. It was built to be the capital. So we have this is like kind of more modern. It's easier, for example, to drive a car. It's not that crazy like Lahore. So when people come here, we are saying, oh, Islamabad. It's like people are looking for more Pakistan. That because Islamabad is very like modern. And then we are going, for example, to Lahore, and this is in Lahore. People are getting what they think about Pakistan. A lot of tuk-tuks, roads, traffics, and then we are going to the fort, we are going to the mosque, and the people see this all heritage that is amazing, and we are like, oh, we are staring, taking a lot of photos. And then in Peshawar it's also about the food. We had a very good food experience in Peshawar. We're also visiting historical places, so we are also learning. We are also learning, getting new culture by this, and also we respect how to wear. So which city is close to your heart, Karachi, Lahore, or Islamabad? I guess Islamabad. Nowadays it's in Islamabad. But I also really like seaside. I love sea. I can like when I was in Karachi, I was going on the seaside and I was just staring in the sea, taking photo of a sunset. So that was one of my dream was in my life to live at the seaside. Already fulfill this dream. Okay, so thank you so much. Ghosha was with us. और नाज़रीन हमारे साथ तो इन कॉन्वर्सेशन थी और बड़ी ज़बरदस्त बात उनसे हुई है, और जितनी वो एंथुसियाज्म के साथ बात कर रही हैं, पाकिस्तान की इन तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही हैं और टूरिज्म को यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रही हैं, और जिस तरह से अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है कि बाहर से लोग आकर यहाँ पर बिजनेस करें। और जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट को बाहर के लोगों को क्या कहते हैं ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, वहीं पर अगर ऐसे फॉरेनर्स पाकिस्तान में आकर बिजनेस करेंगे तो डेफिनेटली बाहर के लोगों को एक कनेक्शन जो बॉन्ड होगा ना वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कैंसर पर हम बात करने जा रहे हैं जो कि दुनिया भर में इंतहाई तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जिससे हर साल ही लाखों बात हो जाती हैं। और इस सिलसिले में अब दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक अच्छी बात तो यह है कि दुनिया भर में कैंसर के इलाज की वजह से अमवात में कमी आ रही है, तो दूसरी तरफ नौजवानों के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक हक़ाइक़ भी मंजर आम पर आए हैं। 30 साल डेटे में नजर आया है कि 50 साल से कम उम्र अफराद में कैंसर के केसेस की शरह में लगभग 80% इजाफा हुआ है। और ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि 1990 में जवान अफराद में कैंसर के केसेस की तादाद में 20 लाख से कम थी, मगर 2019 में ये तादाद 30 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। और फिर हमने देखा कि सरसबे कैंसर से मुतासिर 30 और 40 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की अमवात की शरह में 27% इजाफा देखने में आया। तो है कि इस सिलसिले में हमने कैंसर का इलाज करने वाले ऑन्कोलॉजिस्ट को आज अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया और सोचा कि इसकी रोकथाम के हवाले से बात की जाए और ये भी जानने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से इजाफा जो है वो अब तक देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमजद जफर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि दुनिया में कैंसर के इलाज की वजह से हम देख रहे हैं कि अमवात में कमी देखने में आ रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान में भी इस हवाले से कुछ बेहतरी आई है अगर हम गुजरे 10 सालों की बात करें तो? अच्छा, इसमें 2 पॉइंट्स होंगे। पहला होता है डिटेक्शन। दुनिया में कमी आ रही है, उसकी वजह अर्ली डिटेक्शन है। जब अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसको ट्रीट करना, क्योर इज वेरी पॉसिबल, वेरी लाइकली, ठीक है। लेकिन जिस तरह आपकी कैंसर की स्टेज बढ़ जाएगी उसी तरह ट्रीट करना, क्योर करना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, टॉक्सिसिटीज़ भी ज़्यादा आएंगी, ड्रग्स भी ज़्यादा आएंगी। आजकल थैंकफुली देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रग्स जो कि नहीं आ रही हैं। सम ऑफ देम आर वेरी एक्सपेंसिव, मैनी ऑफ देम आर वेरी वेरी न्यू एंड वेरी वेरी इफेक्टिव। दे आर अवेलेबल इन पाकिस्तान and this has certainly shifted the paradigm towards cure। लेकिन totally cure करना अर्ली स्टेज पे मुमकिन होता है, लेटर स्टेजेस पे जो मर्जी दवा लगा ले मुश्किल हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला भी तो यही आ रहा है ना कि डायग्नोस करने का ही तो इशू है। हमारे यहाँ अगर हम देखें अपनी मेडिकल हिस्ट्री को तो डायग्नोस्टिक सेंटर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर वाकई कैंसर एक ऐसा मर्ज है जिसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आंसर को 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। पहला तो ये कि जब किसी पेशेंट्स की फैमिली मेंबर को कैंसर है, ज़्यादातर लोगों की फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स किसी न किसी तरीके से अफेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई फैमिली मेंबर अफेक्टेड है तो उनका डिटेक्शन का और थ्रेशोल्ड जो है लो होना चाहिए। आम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है, नॉर्मल पॉपुलेशन की, कि जब आप किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, लेट्स से किसी के पेट में दर्द शुरू हो गया, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता क्या, पेट में दर्द हुआ, उसके बाद खुद दवा खा ली, फिर उसके बाद दर्द हुआ, फिर करीबी मेडिकल स्टोर फार्मेसी पे चले गए, उधर से दवा ले ली, फिर किसी जीपी के पास चले गए, और आखिर में जारी काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर किसी जगह जाके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाते हैं और प्रॉपर स्पेशलिस्ट को मिला जाता है। तो मुनासिब ये होगा कि जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, बजाय उसको स्टन करने के, दवा खा के उसको खत्म करने के, कॉज की तरफ देखा जाए और उसको। ठीक है। कैंसर हमने देखा कि एक दौर में जिस तरह से नाकाबिले इलाज समझा जाता रहा है, तिब्बी माहिरीन की जो मुसलसल रिसर्चेस हैं फिर उसने इसको काबिले इलाज बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टैट्स हैं नौजवानों के हवाले से, वो सूरत हाल में काफ़ी खतरनाक होती दिखाई दे रही है। इसकी बुनियादी रीजंस आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातों को ज़हन में रखना है। कैंसर की इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह 2 हो सकती है। एक तो ये है कि पहले लोगों की लाइफ स्पैन जो था वो कम होता था, डिटेक्शन प्रॉपर नहीं होती थी। बहुत सारे लोग हो सकता है कैंसर की वजह से दे सकम टू कैंसर विदाउट एवर नोइंग दैट इट वाज रियली कैंसर, ठीक है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता तो उनको कैंसर हुआ, उसके बाद दे जस्ट पास्ड अवे। तो एक तो डिटेक्शन बेहतर हो गई, इस वजह से आपको पता चल जाता है कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा होना शुरू हो गया। दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जो नौजवानों की बात की है, हमने हमारे जो लाइफस्टाइल्स है इसमें ओबेसिटी, जिस तरह की ड्रग्स यूज़ की जा रही है, ड्रग्स से मुराद सिर्फ सिगरेट से स्टार्ट करके ऊपर तक अब जा सकते हैं। बहुत सारे, अब एक सिगरेट के अंदर 200-300 से ऊपर जाने यानी कैंसर कॉजिंग मटेरियल होते हैं। ये हमारी, आप देख लें, इट इज़ राइफ इन आवर सोसाइटी, बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे। उसके बाद टोबैको, गुटखा, नस्वार, छालिया, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हमारी एवरीडे लाइफ में आ गई। आखिरी चीज़ जो आपके फ्रोज़न फूड्स होते हैं, अमूमी तौर पे आपके बहुत सारे
फूड्स ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको प्रिजर्व्ड फूड जो खास तौर पे आपके हैं, इनके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, आपसे इस बारे में मजीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर है अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद होंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने ये शेड्यूल जो है वो जारी किया है। तो ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो प्लान है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एक नया प्लान सामने लेकर आएगी, और अब ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता स्केड्यूल जारी कर दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद होंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल इसका जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे उस हवाले से हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था और बल्ले का जो निशान था वो वापस ले लिया गया था, और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का अब बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को मुनक्किद होंगे। बैक टू डिस्कशन अगेन, और हम लोग बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से। डॉक्टर अमजद जफर साहब हमारे साथ फिर से मौजूद है। डॉक्टर जफर साहब, बात हो रही थी खाने पीने के हवाले से, तो हमने ये देखा कि नौजवान जो है वो फास्ट फूड को बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसे जंक फूड भी कहते हैं। इसका कितना बड़ा रोल है कैंसर के मरीजों के हवाले से? दूसरा ये कि ब्रायलर, ये भी हमारी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा है, क्या ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंसान को कैंसर अगर बहुत जल्दी डायग्नोज हो रहा है तो? अच्छा, मुर्गी के ऊपर रिसर्च जो की है अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। देखिए दूसरी होती है कुछ साइंटिफिकली प्रूवन बातें होती हैं। तो कहा जाता है ब्रॉयलर जो है वो अमूमी तौर पे बहुत अनहेल्दी है, प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ। अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी चीज़ मेरी नज़र से नहीं गुजरी। दूसरी बात, हम जो फास्ट फूड खाते हैं, देखिए फास्ट फूड अगर खाना ही है, एक तो रूटीन से नहीं खाना चाहिए, खाना ही है घर में फ्रेश चीज़ें लाएं, घर पे बनाएं, घर पे खाएं, या ऐसे रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाएं जो फ्रेश चीज़ें बनाते हैं, फ्रोजन चीज़ें यूज़ नहीं करते। जी अब माजरत के साथ जो मल्टी नेशनल चेन्स है ज़्यादातर उनके फ्रोजन फूड्स आपके पास आते हैं, उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स है, क्या प्रिजर्वेटिव्स है, प्रूवन नहीं है, थॉट that these things may be ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब एक तिब्बी तहकीक में ये भी बताया गया है कि कैंसर बढ़ने की जो वजह है उसको मोटापा भी करार दिया जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? This is one of the most this is something I very close to my heart. मैं अपने पेशेंट से इस बात पे 10-10, 15-15 मिनट डिस्कशन चलती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर ना एक्सरसाइज का बताया जाता है ना डाइट का बताया जाता है। लोग समझते नहीं कि इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर, उसका रिस्क बढ़ जाता है अगर इंसान ओबीस है, ओवरवेट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी बात, एक छोटी सी डाइट की मॉडिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि सिर्फ जूस पी लेना बहुत हेल्दी है। हमने बैलेंस्ड डाइट को रखना होता है, वजन कम करना होता है, मल्टीपल स्मॉल मील्स को अपनाने की कोशिश करें। फ्रूट्स should not chunk but should be an important part। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला हेपेटाइटिस के हवाले से मैं बात करूंगी, क्योंकि ये इसका जो दूसरा खतरनाक रूप है वो कैंसर ही है। इससे बचने की एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए ताकि आगे चलकर आप अपनी सेहत को भी सेहतमंद रख सकें, और दूसरे किस तरह जो इनिशियल सिम्टम्स हैं वो भी पता चल जाए लोगों को? देखिए 100% तो आप कभी भी 100% डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर सकती हैं। उनमें क्या हो सकता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, आप फैमिली हिस्ट्री देखें। किसी की अगर फैमिली हिस्ट्री में कैंसर के चांसेस, कैंसर हो चुका है तो उसका मतलब है पेशेंट अमूमी तौर पे एडेड रिस्क पे होता है। उस तरह के पेशेंट को उनकी फैमिली को चाहिए कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसको ईजी ना लें, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें। ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास है, और अगर डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन लिख दे तो खुदारा डरने की घबराने की बात नहीं, करवाने में हर्ज कोई नहीं है। 90% ऑफ द टाइम्स कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन 10% ऑफ द टाइम्स कुछ ना कुछ निकल सकता है। तो इसलिए जब आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो उसको फौरन इन्वेस्टिगेट करें, और जनरल पॉपुलेशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एक्सरसाइज रेगुलरली, और 40+ जो है वो हेल्दी अपना रूटीन चेकअप ईयरली कोशिश करें करवाते रहें। और जो इससे
छोटे भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में जेनेटिक्स डिफरेंट है, हमारे पास अर्ली ऑनसेट कैंसर्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि जिस पेशेंट को जिस आदमी नॉर्मल को कोई प्रॉब्लम होना शुरू किया, जिस तरह मिसाल देता हूँ, 2 आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पररेक्टल ब्लीड होता है, पखाने के साथ खून होता है, सारे उसको हेमराइड्स के खाते में डाल के 4-4 साल बाद आते हैं, जबकि वो कैंसर की वजह से होता है कई दफा, और पूरी बॉडी में उस वक्त तक कैंसर फैल चुका होता है। उस वक्त तक आप उससे पहले इलाज करना मुमकिन होता है, जब कैंसर एक दफा फैल जाए फिर इलाज करना खासा दुश्वार हो जाता है। दूसरी बात, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं, लंप छोटा सा गिल्टी महसूस की, एक साल तक उसको पालते रहे, जब उसमें से मतलब When it starts stinking, बदबू आना शुरू हो गई, तब वो डॉक्टर के पास आए और चेकअप करवाना शुरू किया। इस तरह की छोटी छोटी चीजें इनको लाइटली ना ले, जो सिम्टम्स आपको आते हैं फौरन असेस करवाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने खुद ही जिक्र कर दिया ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी, तो पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि खवातीन छाती के सरतान का शिकार हो रही हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, ये तादाद भी बहुत ज्यादा है, इसके इलाज में अभी तक हमें कितनी कामयाबी हासिल हो सकी है? एक बात, इफ द कैंसर इज डायग्नोज्ड इन स्टेज 1 और 2, कैंसर अगर स्टेज 1 और 2 में डायग्नोज हो जाता है, देन देयर इज अ वेरी गुड चांस कि कैंसर क्योर हो जाएगा। मिसाल दे देता हूँ, शुगर, ब्लड प्रेशर एक दफ़ा किसी शख्स को हो जाए, सारी ज़िंदगी साथ चलता है, अमूमी तौर पे ख़त्म नहीं होता, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कैंसर ऐसी चीज़ है जो अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए स्टेज 1, 2 में, तो बहुत बड़ा चांस है। ज़्यादातर कैंसर 70 to 80% चांसेस होते हैं अर्ली स्टेज में आ जाए, तो हमेशा के लिए आप बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 75% पेशेंट्स स्टेज 3 और 4 में लैंड करते हैं, और इनमें से भी ज़्यादातर 4 में लैंड कर रहे होते हैं। जब 4 स्टेज आ जाती है ना, तो आप कैंसर का इलाज ज़रूर कर सकते हैं, लाइफ स्पैन को बढ़ाने की बात ज़रूर कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर सकते। सो जितनी जल्दी हो सके डिटेक्ट करें। ब्रेस्ट कैंसर का भी अगर आपको किसी, मैंने फिर वो बार कहूँगा, फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी को लंप महसूस होता है, ठीक है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अमजद जफर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाज़रीन, और हमने तमाम वजूहात भी सुनी है और इसको किस तरह से डायग्नोस करना है, अपने टेस्ट किस तरह से रूटीन में करवाने हैं, ये डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से। हमने पहले भी अपने शो में काफ़ी बार बात की है साइंस के टॉपिक को लेकर कि पाकिस्तान में साइंस सिर्फ पढ़ाई जाती है और उस हवाले से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नहीं करवाए जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं साइंस को समझने के लिए, जिसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुकदान है, इस हवाले से फरक चौहान ने एक रिपोर्ट रेडी की है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नियो पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल में, और इस फेस्टिवल का खास मकसद ये है कि बच्चों में साइंस का रुझान पैदा किया जाए, बच्चों को साइंस जैसे सब्जेक्ट को रट्टा ना लगवाया जाए, बल्कि एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर उनसे साइंस से रोशनास करवाया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि बच्चे इस सब्जेक्ट को भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ें जैसे अक्सर बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कुछ स्टॉल्स का विजिट भी करवाऊंगी, यहाँ पर बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय करें, क्योंकि उनके इंजॉयमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट भी रखी गई है और जंपिंग कैसल भी है। बच्चे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ एक अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लगी वो ये है कि यहाँ पर बच्चे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, स्टोरी टेलिंग हो रही है यहाँ पर, इसके अलावा साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मुझे बताएं आप हमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे? अभी हम लोग करने वाले हैं, हम ड्राई आइस के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके अलावा हम कैल्शियम की टैबलेट्स के साथ पानी में पटाखा फोड़ेंगे। पानी में पटाखा मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले हैं वकास। तो हम देखते हैं कि पानी में पटाखा किस तरह से कर रहे हैं, और ड्राई आइस का कौन सा एक्सपेरिमेंट अब हमें ये करके दिखाएंगे। अभी हम पानी में पटाखा करने वाले हैं। इट्स जस्ट लाइक हमने सिंपल एक पानी इसमें डाले, और अब हम इसमें डालने लगे हैं कैल्शियम की टैबलेट, विच यू वेरी मच फेमिलियर विद। अभी वांट फुल टैबलेट। उसके बाद हम इसको इंस्टेंटली बंद कर देते हैं, और इसका जो मकसद है बच्चों को बताने का वो ये है कि हमने कैसे एक सॉलिड को और लिक्विड को मिक्स किया और गैस बनी है। दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए हम उनको बताते हैं कि इसमें गैस जो बनी है वो कौन सी है। जैसे कि ये पटाखा फूटा है इसका, हम बार बार इसके ऊपर रखते जाते हैं, एंड देन वी आस्क देम टू काउंट कि अच्छा कितनी दफ़ा ये फूटा है और कितने डिजिट के ऊपर आके फूटा है। तो कुछ ये, तो नाउ इट विल कीप पॉपिंग अप,
अभी बार बार फूटता रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक्चुअली आई विल बी नीडिंग माई हेल्प फ्रॉम माई टीममेट नूर इज़ गोइंग टू हेल्प मी विद दिस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज ड्राई आइस इज़ वेरी कोल्ड, तो आपका हाथ जला भी सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। तो इसके अंदर हम पहले सिर्फ पानी डालेंगे, सिंपल, एंड देन तो व्हाट हैपेंस इज, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो गैसियस फॉर्म में आना शुरू हो गई है। यस, तो अब इसके अंदर जो ड्राई आइस है ना वो कन्वर्ट हो गई है गैसियस फॉर्म के अंदर। स्टॉल पे, और इसकी मुझे एक बड़े मजे की एक बात लगी है कि इन्होंने गाड़ी में कुछ स्टोरी बुक्स रखी हुई हैं और बच्चों को उस गाड़ी में बैठाते हैं। स्टोरी बुक से उनको रोशनास करवाया जाता है, उनको स्टोरी टेलिंग की जाती है ताकि बच्चों में बुक रीडिंग का रुझान जो है वो पैदा किया जा सके। तो आइए देखते हैं कि उस गाड़ी में कौन कौन सी बुक्स हैं और बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय करके उसको पढ़ते हैं। ये स्टोरी टेलर क्या है, थोड़ा सा बताएं इस बारे में। स्टोरी टेलर बेसिकली ये अलिफ लैला बुक बॉक्स सोसाइटी का एक पार्ट है। ये 1978 में अलिफ लैला बुक बॉक्स सोसाइटी ने बच्चों के ना अर्ली एजुकेशन के हवाले से और इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काम स्टार्ट किया था। इसमें ये इसका एक पार्ट है, जैसे हमारी बस लाइब्रेरी है, रिक्शा लाइब्रेरी है, इवन रिमोट एरिया सिंध बलोचिस्तान में ना कैमल लाइब्रेरीज़ हैं जो बच्चों के लिए बुक्स लेके जाती हैं, तो बच्चे जहाँ जाके बड़े अट्रैक्ट करते हैं। ये मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और इवन कम्युनिटीज़ में हम लोग जाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं इस टाइम किसी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और बुक पढ़ रही हूँ, यकीनन किसी हद तक सही भी लग रहा होगा, लेकिन ये रिक्शा है स्टोरी टेलर का और इसका मकसद यही है कि बच्चों में बुक रीडिंग के हवाले से उनको रोशनास करवाया जाए, उनको बताया जाए कि बुक रीडिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैं देख रही थी बुक बहुत अच्छी बच्चों के लिए, ख्याली प्लाओ, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए ना बुक रीडिंग। तो आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाएंगे। बुक्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, इस रिक्शे में भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि मुझे तो बहुत अट्रैक्ट की हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होंगी, क्योंकि जब ये रिक्शा किसी एरिया में या किसी स्कूल में जाता होगा तो बच्चे ज़रूर इसके ऊपर लपकते होंगे। सो दैट्स हाउ वी लर्न साइंस, कि कितना आसान है इसको समझना। लेकिन यही तमाम बातें स्कूल्स में हम देखते हैं कि इसको फिर मिस किया जाता है और सिर्फ जो थ्योरी है वो पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल नहीं करवाए जाते हैं। फलक चौहान की ये रिपोर्ट थी जो कि हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रावलपिंडी की सियासत, सियासी जमातों के लिए हमने देखा कि बड़ी ही अहम रही है और अब 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में सियासी जमातों रावलपिंडी की आवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हमें नजर आती है। क्योंकि पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी नाकाम जलसा हुआ, फिर उनके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी भी लियाकत बाग में अपनी ताकत दिखाने में हमें नाकाम नजर आई, क्योंकि शहबाज शरीफ मकामी लीगी क़यादत पर भी इसके बाद हमें सख्त बरहम होते हुए नजर आए। उस पर हंगामी इजलास भी किया उन्होंने। बिल्कुल इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि रावलपिंडी में जो सियासत है इस वक्त उसमें हो क्या। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है इस्लामाबाद से तारिक अजीज साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या देख रहे हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रावलपिंडी की आवाम को, ये दोनों ही बड़ी जमातें अपनी तरफ नहीं खींच पाई, जलसों में हमें लोग नजर नहीं आए हैं। नून लीग के बाद अगर पीपल्स पार्टी की भी बात करें तो वो पावर शो ये दोनों बड़ी जमातें नहीं कर सकी वहां पर। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का तो वैसे पिंडी में कुछ है ही नहीं। पिछले इलेक्शन में उनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे। पीपल्स पार्टी का जलसा नाकाम होना कोई अचंभे की बात नहीं है, नई बात नहीं है। उनका अब भी यहाँ पे कैंडिडेट बस ऐसे उन्होंने पकड़ धकड़ के पूरे किए हैं। अलबत्ता ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए जलसे की नाकामी एक जो है वो सवालिया निशान जो है कि मुस्लिम लीग नून के यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हैं। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने मेकल 90 रुपये के काम यहाँ पे कहा। कोई मोहल्ला कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ पे काम ना हो। कार्डियोलॉजी सबसे जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाया हुआ है,
इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब को बड़ी तवक्को थी। जो उनका 27 जनवरी को जलसा हुआ, तो वो जब, ये भी आपको बता दूं, जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, उनको 1 घंटा वहां बिठाया गया कि आगे बंदे नहीं थे। तो फिर उनको कहा गया कि जी थोड़ा सा बैठें, रेस्ट करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए। तो उन्होंने कहा मसला क्या है, उनको बताया कि अभी थोड़ा सा बंदे डेट शीट हैं ऐसे ही। तो उन्होंने कहा यार, फिर उन्होंने खुद फ़ोन किया हनीफ अब्बासी साहब को उधर किया कि मुझे वीडियो भिजवाएं, कितने लोग हैं। बल कम लोग थे। उसके बाद टाइम चूँकि थोड़ा था, उससे शाम होने था, मगरिब से पहले वाइंड अप करना था, तो वो पहुंच गए। तो बड़ा उन्होंने बड़ी मायूसी का वो इज़हार किया। उनकी स्पीच से भी लगा था, उन्होंने कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं की। उन्होंने 10 मिनट खिताब किया, 5:32 में स्टार्ट हुआ, 44 मिनट में ख़त्म कर दिया, 10-11 मिनट वो बोले। उसके बाद सीधे वो जब गाड़ी में बैठ, चौधरी तरवी के खाए, उनके चाय का इंतज़ाम भी था, वहाँ उन्होंने इंटरव्यू भी देना था। वहाँ जाकर उन्होंने पूछा भी ये क्या हुआ है, तो उस पर उन्होंने कहा जी हनीफ अब्बासी साहब ने ये वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा जी सिर्फ NA-56 के लोग आए हैं, मैंने अपने किले से बुलाए थे, बाकी लेफ़्ट राइट जो 2 हल्के हैं इन लोगों वहाँ के जो MNA या कैंडिडेट है उन्होंने अपने बंदे लेके नहीं है, ये सिर्फ जलसा था। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब ने फिर पूछा उन लोगों से कि आप लोग क्यों नहीं लेके आए। तो बात यह है कि जब जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले, अब हनीफ अब्बासी साहब के हल्के के नीचे नासिर भट्ट साहब इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वो अपना मुस्लिम लीग नून UK वाले, उनको टिकट नहीं दिया गया, वो लाताल्लुक हो गए, वो इस्लामाबाद वो पिंडी से वाइंड अप करके तो वो चले गए, वो अपना नवाज शरीफ साहब के साथ कैंपेन में चले गए। एक शेख असलान साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा अवार्ड लिया था, पिछले दफ़ा 45,000 लिया था MPA की सीट के ऊपर, तो वो भी उनको टिकट नहीं मिला, तो वो घर बैठ गए। बल्कि वहाँ पे शहबाज शरीफ ने ये शेख असलान से कहा कि आप कैंपेन क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा जी मैं हूँ कैंपेन। उन्होंने कहा नहीं मुझे पता है आप कैंपेन में नहीं है। तो एक फैक्टर होगा। सजाद खान जो है पिछला इलेक्शन जब शेख रशीद साहब दोनों सीटें जीत गए थे, तो एक सीट उन्होंने छोड़ दी, तो वहाँ सजाद खान को जो है बाई इलेक्शन के लिए टिकट दिया था, ज़िमनी इलेक्शन। ठीक, अच्छा ये तो आप हमें बता रहे हैं ना तारिक, उन जमातों सॉरी उन लीडरान के हवाले से कि जिनको भी टिकट नहीं मिले और वो नाराज हैं, खाइफ हैं, लेकिन एक और बड़े क्या कहते हैं लीडर हैं, वो भी बड़े हमें खाइफ नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब के हवाले से। कल जो स्टेटमेंट आई है उनकी कि सीट जो है वो बेची गई है, टिकट जो है वो बेची गई है 3-3.5 करोड़ रुपए में, इसमें कितनी सदाकत है, ये क्या मामला है? हाँ जी, शेख रशीद साहब जो हमेशा ये कहते थे मैं असली हूँ, नस्ली हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं इमरान के साथ खड़ा रहूँगा, जो इस वक्त उसके साथ खड़ा नहीं होगा। पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ, बड़े वादे दावे किए, लेकिन जब टाइम आया तो इमरान खान साहब ने उनके मुकाबले में वहाँ पर PTI का टिकट दे दिया। तो अब शेख रशीद साहब जब भी जीतते हैं वो किसी सियासी जमात की हिमायत से जीतते हैं, जब अकेले जी। तारिक अजीज से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, रावलपिंडी की सियासत डिस्कस करें। तारिक हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो वो अभी शेख रशीद साहब को बड़ी उम्मीद थी कि पीटीआई मुझे हिमायत करेगी, तो जब इमरान खान साहब ने वहाँ अपने कैंडिडेट दे दिए तो अब वो बड़ी मुश्किल में है। उनके पास जो अब नून लीग के कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद हैं और उनका मुकाबला जो है हनीफ अब्बासी से है। हनीफ अब्बासी का है और दूसरे हल्के में उन्होंने अपने भतीजे शेख राशिद शफीक को टिकट दिलवाया है। तो अब वो दोनों चाचा भतीजा जो हैं वो मुश्किल में हैं। वहाँ पे तो पीटीआई के अपने कैंडिडेट हैं। इसके हल्के में जो हनीफ अब्बासी साहब के हल्के में जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो साबिक MP हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं पीटीआई के शाहरियाज। तो उन्होंने कहा जो उसको 3 करोड़ रुपए दे के जो उन्होंने कलमा भरा, आपको मैंने शायद वीडियो भी भेजी थी, उन्होंने कलमा पढ़ के कहा है जी मुझे पता है कि 3 करोड़ में टिकट उनको बेच दिया है और मेरे मुकाबले में जो खान खुद जेल में है तो इन्होंने नीचे साजिश हो गई है, तो वो काफ़ी मुश्किल में है। तो उनका तो वही सूरत हाल की जमानत जब्त होने वाली अब पोजीशन पे खड़े हुए हैं। तो बाकी जो NA 57 आ गया, 57 में जो है असल पीटीआई के जो लोग मतलब आप ये खबर दे रहे हैं कि शेख रशीद साहब की जो जमानत है वो जब्त हो जाएगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, उनकी जमानत जब्त होगी, बिल्कुल जब्त होगी, क्योंकि वहाँ पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोग भी मौजूद हैं, कैंडिडेट मौजूद है और नून लीग का कैंडिडेट मौजूद है, वो भी हनीफ अब्बासी साहब की शक्ल में है जो एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। 57 में आज वहाँ बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। अगले पिछला इलेक्शन में भी उन्होंने शेख रशीद से उन्होंने शिकस्त हुई थी उनको, लेकिन वो 90,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे। तो इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है। तो वहाँ पे जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता खातून है सिमाबा, तो जो है वो अननोन है उनको। वैसे वो अगर बल्ले का निशान होता तो हो सकता था, अब सिमाबा को यहाँ पिंडी में कोई जानता नहीं है लोकल सतह के ऊपर, तो ये भी जो है बैरिस्टर दानियाल के हक में जाता है। तो यहाँ पे मजबूरी तौर पर मुस्लिम लीग नून की अब भी पोजीशन बेहतर है, बावजूद इसके कि वो एक जलसा जो उनका हुआ है 27 जनवरी का शो फलाप था, वो इनकी मकामी धड़ेबंदी, इख्तलाफात
सबका ये था कि अगर जलसा कामयाब हुआ तो क्रेडिट तो जाएगा हनीफ अब्बासी साहब को, तो इसलिए बाकी किसी लोगों बाकी जो है कैंडिडेट्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। जी सर ठीक है। तो तारिक, अभी सूबाई असेंबली की अगर बात कर लें तो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं रावलपिंडी में? हाँ, सूबाई कैंडिडेट में जो है इसके नीचे जो अपना ज़ियाउल्लाह शाह, हनीफ अब्बासी साहब ने दोनों कैंडिडेट लिए, वो दोनों इलेक्टेबल हैं। ज़ियाउल्लाह शाह साहब हैं और दूसरा राजा हनीफ है। राजा हनीफ उस वक्त भी MP मुंतखब हो गए थे जब इमरान खान यहाँ इसी हल्के से MA ने मुंतखब हुए थे। तो उसके नीचे जो PTI के MP नहीं जीते थे, नून लीग के MP जीते थे। तो ये इतने कैंडिडेट मजबूत है कि इमरान खान के नीचे भी ये जीत गए थे। तो अब भी राजा हनीफ भी उनकी पोजीशन बड़ी ठीक है। ज़ियाउल्लाह शाह साहब के MP हैं, वो भी ठीक है। NA 56 आज NA 57 में तो उसमें सजाद खान जो हैं, वही मैं बता रहा था, सजाद खान ज़मीनी इलेक्शन में राशिद शफीक से कोई 500 वोटों से शिकस्त उनको हुई थी, जबकि हुकूमतें PTI की बन चुकी थी। तो सजाद खान बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं वहाँ पे इनके NA 57 में। ठीक है। तो बाकी एक मलिक इब्राहिम का हल्का है जो NA 55 है। 55 जो कैंट उसमें ज़्यादा आता है, कैंट है, सदर का इलाका है। तो वहाँ मलिक इब्राहिम जो भी हमेशा इलेक्टेबल हैं, 2002 से वो मुंतखब होते आए हैं। लास्ट इलेक्शन जो है 2018 वाला उन्होंने लूज़ किया है। तो वहाँ पे उनके नीचे जो MP उन्होंने लिए हैं, एक तो MP उनका अपना भाई है मलिक इफ्तिखार भी 2 दफ़ा MP हो चुके हैं। तो उनको ऐसा सच वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ उनका मुकाबला राजा बशार साहब से है। आपको पता है पंजाब में वो सीनियर वज़ीर भी थे और वो परवेज़ इलाही साहब के साथ बड़ा लॉ मिनिस्टर भी थे उनको। तो वो उस हल्के में जो है MA का इलेक्शन पहली दफ़ा लड़ने आए हैं। वैसे ये उनका भी जो आबाई हल्का यही बनता है, कुछ इलाका उनका आता है जो उनका धमियाल है, उनका जो गांव है। तो लेकिन ये MA का इलेक्शन वो पहली दफ़ा लड़ने यहाँ पे आए हैं। तो लेकिन मलिक इब्राहिम लोगों को तो यहाँ से 2002 से जीत रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक कंपटीशन तो है। लेकिन मलिक इब्राहिम का एक अपसेट जो हुआ है, वो नीचे चौधरी तनवीर जो सेनेटर हैं, वो अपने बेटे उसामा को टिकट दिलवाना चाहते थे। टिकट उनका अनाउंस भी हो गया था, पार्लिमानी बोर्ड ने ओके कर दिया। उसके बाद मलिक इब्राहिम साहब गए और उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उन्होंने कहा जी मुझे ये MP नीचे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने वो टिकट चेंज कर दिया, नीचे MP एक और दे दिया। तो फिर ये तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई, लेकिन मुझे ये बताइएगा तारिक के इस वक्त ओवरऑल आप किस जमात का पलड़ा वहां पर भारी देख रहे हैं? क्योंकि PTI के जो लोग हैं अब वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे, तो इस वक्त सिचुएशन आपको किसके लिए फ्रूटफुल नजर आ रही है आगे? जी यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो मैदान साफ नजर आता है। PTI के लोगों का अपने इंतखाबी निशान भी आप देख रहे हैं। एक MA ने जो PTI का हिमायत याफ्ता है, उसके नीचे 2 MP हिमायत याफ्ता हैं। अब 3 कैंडिडेट एक हल्के में हैं और तीनों का निशान मुख्तलिफ है। तो ये भी इकट्ठे कैंपेन भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, तो इंतखाबी निशान मुख्तलिफ है। बिल्कुल, कैंपेन करना भी मुश्किल हुआ है, जलसे भी नहीं हो सकते, कॉर्नर मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाई जा सकती। और शेख रशीद के लिए भी ये जो इलेक्शन है वो आगे चलकर मुश्किल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आगे चलकर उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। आपका तारिक, आप हमें इस सिलसिले में डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे कि बिलाखिर रावलपिंडी की सियासत में चल क्या रहा है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रावलपिंडी की सियासत के हवाले से, और अब हम बात करने जा रहे हैं लाहौर की, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन गढ़ समझा जाता है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शहर लाहौर में ताकतवर जमात थी, और फिर हमने देखा कि लाहौर की सियासत में पाकिस्तान मुस्लिम नून हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम नून की वजह से ही यहाँ की सियासत में जो तख्ते लाहौर का लफ्ज़ है वो सामने आया है। और इसके अलावा अगर हम नून लीग की बात कर रहे हैं, और तो इसी लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमें सियासत में बहुत ज़्यादा फाल नजर आई, जिस तरह के जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी लाहौर में किए गए हैं। बिल्कुल, 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 सीटों और तहरीक इंसाफ ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी लाहौर से, और 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की 13 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी लाहौर से हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, मरीम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, अलीम खान, अयाज सादिक समेत दीगर सियासतदान अपनी भरपूर ताकत
साथ आजमाएंगे, इसी पर बात कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर न्यू न्यूज में नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये बताइएगा मियां साहब कि इस वक्त सिचुएशन क्या है कि वाकई बड़े मियां साहब की पार्टी सबसे ज्यादा आगे हमें नजर आ रही है? अच्छा, असल में इसमें सबसे बड़ा है जो सियासी तौर पर हम हल्के में रोज फिरते हैं, तो उसमें एक तो जो मैंने खुद देखा है जो ऑब्जर्व किया है कि वहां पर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान नून लीग को सबसे बड़ा एज ये है कि एक तो उनका अपना निशान है, इंतखाबी निशान शेर अरसा दराज उनके पास है। जो पीटीआई का मसला आ रहा है, जो मुझे उनके कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे कैंपेन करते हुए, एक तो उनका जो है वो बल्ला आपको पता है कि वो उनके पास नहीं है, अब उनका अलग इंतखाबी निशान है। और लेकिन मैंने अगर वहां पर देखा है रात को या दिन को जाकर, मैंने इंतहाई कम हलकों में इनकी कैंपेन देखी है, यानी कि ना होने के बराबर। ठीक है, तो जब आप ठीक है, आप अगर एक बहुत ज्यादा आप फेमस भी हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन के लिए लोगों को माइल नहीं करेंगे, नहीं निकलेंगे, तो उसका आपको शायद एज नहीं होगा। तो एक सबसे बड़ा एज लाहौर में, अगर मैं लाहौर के हलकों की बात करूं, तो ये है कि नून लीग को इलेक्शन कैंपेन होगी कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीटीआई का झंडा उठाकर कोई भी अगर हमें नजर आ रहा है, ये भी बिल्कुल ये भी एक डर है और वो लोग नहीं कर रहे। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन डे के दिन लोग क्या करते हैं, निकलते हैं और वहां पर क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में सबसे जो अहम एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी, उसमें जनाब उसके साथ तारड़ साहब है, और फिर ज़हीर बास खोखर को भी आप यहाँ पे लीनियट व्यू नहीं लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो। तो ये बहुत टफ मुकाबला है। और यहाँ पर जो अगर ज़हीर बास खोखर की मैं बात करूँ तो उसकी कैंपेन यहाँ पर पीटीआई के हवाले से हो रही है, और तारड़ साहब भी एक जो है वो इनके मेन स्ट्रीमलाइन लीडरशिप में है नून लीग के, और बिलावल। तो ये 35 साल बाद जो है वो बिलावल यहाँ पर जो है वो इस हल्के से N127 जिसमें टाउनशिप, और टाउनशिप की यही भी तरीके बताई जाती है कि ये भुट्टो के दौर में ये उस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो इनको लॉट किया गया, ये सारी है। और यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी भी है, लेकिन यहाँ पर टीएलपी का भी कुछ 10,000 के करीब वोट है। इसमें जो है वो अब चूंकि ये हल्का पिछली दफा अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है वो परवेज मलिक साहब जो है नून लीग के थे, उन्होंने ये हल्के में तकरीबन कुछ 10-12 माइनॉरिटी वोट आपने बताया है। जी, ये कहा जा रहा है कि इसको कायल किया गया है कि ये जो है वो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वोट वो। और इसमें एक और बहुत अहम बात यह कि इसमें आप ये भी देखें कि इस हल्के में सबसे ज्यादा जो कैंपेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप सिंध से आके यहाँ पर वो कर रहे हैं, और उनके लिए ये जीतना वो खड़े हो गए हैं, और मेन स्ट्रीम लाइन उनका जो मेन लीडर है वो यहाँ से। तो ये उन्होंने तारड़ को बली का बकरा तो नहीं बना, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पर अगर कोई भी जीता तो बहुत कम मार्जिन होगा, क्लोज मार्जिन होगा इसमें। और यहाँ पर कैंपेन भी बहुत जा रही है। लाहौर का जो सबसे वो हल्का होगा कि जिसमें नून लीग भी नहीं हारना चाहती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जीतना चाहती है, और ज़ाहिर बात खोखर के यहाँ पर खोखर बरादरी के वोट हैं 5 से 6, यहाँ पर पिंड भी आते हैं, जो विलेज गांव भी आते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला। उसके साथ फिर अगला जो है वो एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला जो कि N128 ओन चौधरी, और उसके साथ जो है वो राजा सलमान अकरम साहब जो है वो एडवोकेट है, लेकिन वो नो डाउट के इतने सियासतदान फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पर मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, ये जो एरियाज हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर बहुत लोग हैं। यहाँ पर भी जो है वो कुछ भी हो सकता है। इसमें जो है वो मुश्किलात का सामना ओन चौधरी को लगता है कि आप पता नहीं नून लीग के वोटर जो है उनको वोट देते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाग तो हुआ है, लेकिन ये एक हल्के में जो है वो बाकी पड़ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि शफकत महमूद ने जो है वो पिछली दफा यहाँ पर इस हल्के से तकरीबन कोई 15,000 की लीड से या इससे जायद की लीड से उन्होंने ये जीता, और इसमें गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, ये जीवनाना पिंड और बाकी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर पिंडी स्टाफ और दीगर जो इलाके हैं उसमें नून लीग का भी काफी तरह फेमस एरिया है, वहां पर लोग वोट देते हैं। तो ये दो। बाकी अगर बात करें यानी 119 मरीम नवाज, वहां पर मुझे तो जो है वो क्योंकि ये जो वकला हजरात है, एक तो वो इतने फेमस नहीं है, दूसरा वहां पर तो मुझे कोई, मैं उस हल्के में गया हूँ, वहां पे कोई उनकी पीटीआई की जानब से कैंपेन नहीं है। नवाज शहबाज शरीफ का जो हल्का है वो तो क्लियर कट शहबाज शरीफ जो है वो हर दफा ही जीतते हैं, वहां से वो जीतेंगे। हमजा शहबाज का जो अंदरून शहर का हल्का है वो भी आपके सामने है। लेकिन एक बात ये हो सकती है कि जो टफ मुकाबला एक और हल्के में हो सकता है, ख्वाजा साद रफीक और उसमें सरदार लतीफ खोसा। उसमें आपको पता होगा कि पिछले इलेक्शन में जो है वो साद रफीक कुछ वोटों से हरे थे, 600 समथिंग। उसके बाद जिमनी इलेक्शन उसमें इमरान खान ने सीट छोड़ दी, उसके बाद
जीत गए थे और ये इस सर्कल में मुकाबला हो सकता है, लेकिन क्योंकि साद रफीक एक वर्कर बंदा है और उसने अपना हल्के में राब्ता रखना होता है, लेकिन डिफेंस आता है इसमें भी, वहां पे आके जो है उनको डिफेंस के अंदर जो है वो मार पड़ती है। तो इस वक्त लाहौर में जो है वो दो से तीन हल्के इनवार मुझे लगते हैं कि इसमें कुछ हो सकता है, बाकी तो जो है वो इलाके ऐसे ही हैं, वाल्टन का इलाका भी उसमें है, कुछ देही इलाके भी उसमें है डिफेंस के साथ साथ। और अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि 8 सीटों पर तो नून लीग काफी कॉन्फिडेंट है, जो 6 सीटें हैं बाकी, क्योंकि टोटल 14 सीटें हैं कौमी असेंबली की लाहौर से, तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा 126 सीटों पर। 126 भी आप ऐड कर लें, उसमें भी जो है वो 2 खोखर बरादरी, सैफुल मुल्क खोखर और उसका जो है वो दूसरी जानब भी खोखर ही जो है वो तकीरबाज खोखर, उसका वो आया हुआ है। और यहाँ पर भी खोखरों के काफी सारे विलेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये भी एक सीट में कांटेदार मुकाबला है, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा यहाँ पर भी जो है वो। और खोखर यहाँ पर भी जो कैंपेन दोनों तरफ से हो रही है, नून लीग की तरफ से भी हो रही है और पीटीआई की तरफ से हो रही है, ठीक है। ये कुछ 4-5 हल्के हैं, बाकी तो जो है वो एज सबसे पहला यही है कि जो हम देखते हैं। दवीद, ये बताइएगा कि अलीम खान साहब भी यहाँ से लड़ रहे हैं, वो उस हल्के की कहानी क्या है? अच्छा, एक तो ये है कि अलीम खान का अपना भी वोट है, क्योंकि वो जो है वो जब भी वो इलेक्शन में आए हैं वो जाती तौर पर लोग काम भी करते हैं, लेकिन उनके जो मुकाबले में हैं अली भुट्टो जाज, वो भी वकील हैं और वो मरूफ शख्सियत नहीं है। इमरान खान का ही वोट मिलेगा, तो इस हल्के में जो है वो जो लगता है कि अलीम खान ना सिर्फ सूबाई की जो मरीम नवाज के नीचे वो सीट और एनए की सीट भी वो जीत सकते हैं। यहाँ से मलिक रियाज इलेक्शन लड़ा करते थे, इस बार वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? इस दफा तो इनका यहाँ से इल्हाक हुआ ना अक्सर पार्टी के साथ और नून लीग का इल्हाक हुआ है। हाँ जी, सीट 2 ही हल्कों पर हुई है लाहौर में, एक ये ओन चौधरी वाला और अलीम खान वाला, इस दोनों हल्कों में। तो बाकी जो है वो ये है इसमें जो है वो, लेकिन बाकी एट द एंड जो है कि ये तो हम बात कर सकते हैं इलेक्शन वाले दिन क्या होता है, लोग निकलते हैं। वोट बैंक था नून लीग का, किस तरह से एडजस्टमेंट पर राजी हो गए? ज़ाहिर देखें राजी इसलिए अनवार साहब के ये वो की पर्सन थे, ओन चौधरी और अलीम खान, जब जो है वो पंजाब में इनकी गवर्नमेंट बनी थी वो 2 माह के लिए या 1 माह के लिए, तो उस वक्त सबसे पहले जो एक आप समझते हैं कि एक स्ट्रेंथ दी थी इमरान खान को छोड़ के इधर आना, तो ज़ाहिर उस वक्त कमिटमेंट की गई थी इनके साथ, तो वो कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने जो है वो यकीनी तौर पर ये सीट एडजस्टमेंट और इसको करना पड़ा। इसके काफ़ी शोर भी रहा, डिले भी हुआ इसी वजह से, ये सीट एडजस्टमेंट की वजह से, लेकिन एट द एंड उनको जो है ये सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी। में करना चाह रही हूँ इस हल्के अवार्ड से हटकर एक अलग का, वो ये भी कि अभी हमने देखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से भी हमने कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज अनाउंस की है कि पीटीआई करवाने जा रही है 5 फरवरी को। आपको लगता है मौजूदा हालात में उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर हो जाते तो इलेक्शन कमीशन उन्हें एक्सेप्ट करेगा, वो भी आम इंतखाबात से ठीक 3 रोज पहले? कोशिश ये की जा रही है कि बल्ले का निशान वापस। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा मौजूदा हालात में, तो जिस तरह इमरान खान को 2 दफा सजा हो चुकी है, तो जो अभी इससे इफेक्ट तो पड़ता है। देखेंगे जी, जो मेन लीडर है वो जेल में, जिस तरह उस वक्त नवाज शरीफ था, तो इफेक्ट तो पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं एक और ऐड कर दूं, एक हल्का जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज शरीफ का जो हल्का है, ये इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हर दफा ही जो है वो अच्छे मार्जिन, यहाँ से जीती तो नहीं वो, लेकिन अच्छे वोट लिए हैं। इस बार मिल सकता सिंपैथी वोट पीटीआई को? बिल्कुल उस हल्के में मिल सकता है, क्योंकि उनके मुकाबले में नवाज शरीफ और नवाज शरीफ तो भी एक बड़ा लीडर है, लेकिन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है वहां पे जो है वो अच्छे वोट ले सकती हैं, क्योंकि वो हर दफा जो है वो इस हल्के से इलेक्शन हार तो जाती हैं, लेकिन वोट जो है वो कौन से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपको नजर आ रहे हैं जो टफ टाइम दे सकते हैं बाकी लोगों को? इसमें खासतौर पर पीटीआई की आप बात कर रहे हैं। पीटीआई की जी, इसमें तो एक तो ये है कि एन 127 में भी हो सकता है कुछ, क्योंकि वोट तकसीम है। जाहिर बात खोखर जो है वो यहाँ से जो है वो हो सकता है कुछ ना कुछ टफ टाइम दे। तकीरबाज खोखर जो है एन 126 में वो भी हो सकता है, और जो सबसे एन 127 है यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो ये पीटीआई का वोट बैंक है, इसमें मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, बाकी जो है वो एरियाज में, क्योंकि पिछली बार 4 सीटें निकाल सकी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से, बिल्कुल, लेकिन इस दफा उनको एज नहीं है। वो बहुत सारी चीजें आपको भी पता है कि कैंपेन नहीं हो रही और बहुत सारी कहीं ना कहीं शायद मोबिलाइज कर भी नहीं पा रहे अपने वोटर्स को। बिल्कुल यही, और फिर गैर सियासी शख्सियात जिसमें वकला हजरात आए हैं, वो इससे पहले इलेक्शन नहीं लड़े, इसमें भी फर्क पड़ता है। ठीक है, इमरान खान का वोट हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक शख्सियत का भी वोट होता है, तो ये सारी चीजें हैं, तो इसके ऊपर जो है वो अब देखते हैं
कि इलेक्शन वाले दिन क्या बनता है। जो तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन की, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें भी अभी से कुछ रिपोर्टिंग होना शुरू हुई है कि काफी मसले मसाइल सामने आना शुरू हो चुके हैं। देखिए जी, आज से जो है वो जो इलेक्शन कमीशन जो है वो सामान की तरसील वो उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन अब जो है वो ये मसले मसाइल तो होंगे, अभी आने वाले दिनों में मजीद पता लगेगा। ठीक है। खासतौर पर जो एक और भी रिपोर्ट है, बल्कि खबरें वो आपने भी सुनी कि हसास तरीन तो बहुत सारे जो इन्होंने करार दे दिया है, पोलिंग स्टेशन है, ठीक है, वो तकरीबन उसमें आप कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 85% जो है वो हसास इनको करार दे दी है। तो अब इलेक्शन डे के ऊपर जो पता लगेगा कि क्या हुआ क्या तो कोई नहीं आपको हुआ। लग रहा है कि हालात नासाज भी हो सकते हैं, कोई धींगा मुश्ती होने वाले मामला? कुछ एरियाज लाहौर के ऐसे हैं जिसमें दही इलाके आते हैं, वहां पे तो लड़ाई हर दफा होती है। अच्छा। जिसमें खास तौर पर खोखर बरादरी है, वो वहां पे तो लड़ाई होती है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे गाँव आते हैं। ये वो वाली शादी है जहाँ पे जब तक रफड़ ना पड़े तब तक होती नहीं है। वहां पे तो होता है, हर दफा इलेक्शन में ऐसा ही होता है। उसके अलावा जो है वो खासतौर पर जो लाहौर के अंदर अंदरून शहर है, तो इसमें इतने ज्यादा वाकयात नहीं होते, दही इलाकों में ज्यादा वाकयात होते हैं। इसमें छोटे मोटे वाकयात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं, लेकिन अब बात यह है कि जी खामोश वोटर 8 फरवरी को क्या करेगा, ठीक है, वो तयन करेंगे कि जी क्या होगा, कौन जीतेगा। बाकी तजज़िये तबसरे तो होते ही रहते हैं, लेकिन असल तो काम उनका है। एमएनएस को तो हमने डिस्कस कर लिया। एमपीएस के हवाले से भी आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात? देखिए जी, एमपीज थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जिस तरह ज़िमनी इलेक्शनों में जब हुए थे तो उसमें कुछ जो है वो 13-14 सीटें जो हैं वो 17 में से वो पीटीआई ले गई थी। तो इस दफा जो है वो उनका फिर आ रहा है कि उनकी भी कैंपेन अगर नेशनल असेंबली के ऊपर नहीं है तो सूबाई के ऊपर भी कैंपेन नहीं है। वो तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। अगर नेशनल असेंबली का कैंडिडेट पीटीआई का कहीं नजर आ रहा है तो सूबाई में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर भी गैर मरूफ लोग जो है उन्होंने टिकट दिए हैं। ज़ाहिर पार्टी के ऊपर एक बुरा वक्त है, खान साहब जेल में हैं और बाकी लीडरशिप भी जो है वो छोड़ चुकी है। तो इस वक्त उन्होंने जो है वो अपने टिकटें पूरे की हैं और उसके साथ जो है वो फिर बल्ले का निशान भी ले लिया गया है। अब हर एक शख्स को लग लग जो है वो लॉट किया गया। तो मुश्किल काम है उनके लिए कैंपेन करना, और पीपी के अंदर भी जो है वो टफ मुकाबला हो सकता है, उसमें भी जो है वो पीटीआई। जिस तरह से हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, इन्हें भी कोई धचका लग सकता है? ये हमने कॉन्फिडेंट उसमें भी देखा था जब पीपी के इलेक्शन हुए थे और वो 13-14 सीटें ले गए थे। लग सकता है जी। वोटर का क्या है, वोटर तो खामोश वोटर होता है। आप जो है वो उस दिन जाके आपने वोट डालना है, अंदर तो माइंड बन ही सकता है ना किसको डालना है। तो ये धचका तो हो सकता है, लेकिन जो खास सीटें इनकी अंदरून शहर के अंदर जिस तरह हमजा शहबाज है, उसके साथ जो है वो मरियम नवाज की सीट है, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की, ये सीटें तो ये नहीं हार सकते किसी सूरत भी। ये सीटें तो इनकी पक्की सीटें हैं। बाकी कुछ नवीद ये बताइएगा कि कितना बड़ा डेंट पड़ा है पीटीआई से बल्ला वापस लेने के बाद, और दूसरी जमातों को कितना एडवांटेज मिला है कि उनके लिए मैदान सारा साफ हो गया? बहुत बड़ा एडवांटेज है, ना सिर्फ इलेक्शन से पहले और बाद में भी। देखें जो है वो आजाद उम्मीदवार तौर बाद में वो क्या करते हैं, किस पार्टी के साथ मिलते हैं, लेकिन बल्ले का निशान लेने के बाद बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। पहले तो डेंट उनके ऊपर ये पड़ा ना कि वो कैंपेन ही नहीं कर सकते, कैंपेन वो उनकी नजर ही नहीं आती। ठीक है, उसके बाद फिर निशान ले लेना, तो ये बड़ा आपने वोटर को समझाना भी है। हालांकि नो डाउट के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुरा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप उनके सेंड करें यानी तो आपको पूरी डिटेल दे देते हैं कि हमारे ये कैंडिडेट है। लेकिन आप मुझे देखें ना कि बहुत सारे एरियाज यहाँ पर सोशल मीडिया तो लोग बहुत कम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बात ये की जा रही है कि इतने बड़े डेंट के बाद भी, इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी अगर इन पार्टियों को धचका लगा तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी कहां पर स्टैंड कर रही है? नहीं, फिर तो बहुत बड़ा अपसेट ही होगा। सवालिया निशान है फिर इन पर भी कि इतना खुले मैदान के बाद भी अगर इन्हें टफ टाइम मिल जाता है। बिल्कुल टफ टाइम अगर मिलता है तो फिर जो है वो जिस तरह जैसे हमने रावलपिंडी में देखा, मुस्लिम नून का जलसा फ्लॉप गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा फ्लॉप गया, तो वहां पर अभी भी यही कहा जा रहा है कि नून ही सबसे आगे है। तो इस आगे होने के बावजूद भी अगर कहीं से धचका लगता है तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए जी, आगे की बात क्या, मैदान ही खाली है। तो देखिए मुकाबले में कोई नहीं है, मुकाबले में है ही कोई नहीं, गैर मरूफ शख्सियात हैं। लेकिन फिर भी अगर ये नून लीग कोई यहाँ से 4-5 सीटें भी अगर लाहौर से हार जाती तो फिर भी बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अपसेट होगा और इनके सिचुएशन जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिलावल की भी एक स्टेटमेंट थी कि इन इलेक्शंस को सियासतदानों ने सीरियसली नहीं लिया। उनका इससे क्या मतलब है? या तो नून लीग ने पहले ही ये कह दिया या ये तासुर दे दिया गया कि हमारी तो बात हो गई है, और वो उस तरह से एक्टिव नहीं नजर आए, उस तरह से
गहमा गहमी इस बार इलेक्शंस में देखी ही नहीं। 3 से 4 रोज पहले ही आया है। नून लीग की अगर बात करें, हाँ जी, नून लीग का तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, मेरा ही मंशूर उठा के इन्होंने दे दिया है, वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस बात को हमने फील किया कि नून लीग आगे से कोई जवाब नहीं दे रही। जिस दिन मंशूर की ये तकरीब हुई, मैं मौजूद था, तो हमने कोशिश की थी कि आप सवालात के जवाब दे। तो उसके ऊपर सबसे पहला सवाल ये होना था हमारा कि बिलावल भुट्टो आपको ये जो चीजें करे, लेकिन उसके ऊपर ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है कि शायद इनको आगे जाके फिर लताड़ रहे हैं मुकम्मल तौर पर, पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पर लताड़ रहे हैं, लेकिन आगे से कोई इतना उस तरह का रिस्पॉन्ड नहीं दिया जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।